उत्तर प्रदेश में भी अब 10 सीटों पर बाय इलेक्शन होने थे। 9 के चुनाव घोषित हुए हैं, अनाउंस हुए हैं, क्योंकि मिल्कीपुर अयोध्या की जो सीट थी, जो इन 10 में से सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सीट है बीजेपी के लिए, इसीलिए क्योंकि उसने अयोध्या की, फैजाबाद की लोकसभा सीट हारी है और उसी लोकसभा के अंदर ये मिल्कीपुर विधानसभा आती है। और उससे भी बड़ी बात कि ये जो पासी साहब जो वहां से बन करके गए हैं अयोध्या से लोकसभा सांसद, वो इसी सीट से विधायक थे और अब उनकी उन्हीं के बेटे यहां से चुनाव लड़ेंगे भी। लेकिन इस पर सीट पर एक मुकदमा था और इंटरेस्टिंगली अवधेश पासी जी ही जब यहां से विधायक बने थे तो उन्होंने जो अपने कागजात दिए होंगे उसको लेकर के बाबा गोरखनाथ, बीजेपी के फॉर्मर एमएलए जो हारे थे वहां से, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था और वो अभी तक चल ही रहा है, जबकि ये सांसद भी हो गए। अब चूंकि वो भी अदालत के अंदर मामला था, इसीलिए चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर का इलेक्शन अनाउंस नहीं किया। लेकिन अब वो बाबा गोरखनाथ जो थे, उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम नहीं था कि इससे चुनाव टल जाएगा, नहीं तो मैं मुकदमा पहले ही वापस ले लेता, अब मैं मुकदमा वापस लूंगा, हम चुनाव चाहते हैं। अच्छा, कल ये बात उनको इतनी जल्दबाजी में कहनी इसलिए पड़ी क्योंकि अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट किया था। अखिलेश यादव ने लिखा था, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। कि मतलब आपने मिल्कीपुर का चुनाव नहीं कराया, मतलब आप डर गए, घर गए और अब आप अपनी हार पहले से मान रहे हो। तो इनकी बात आप पहले सुन लीजिए। ये बाबा गोरखनाथ हैं जो कि पहले विधायक थे मिल्कीपुर से, साथ में आपको जो मंत्री हैं संजय निषाद, क्योंकि इन उपचुनाव, इन 10 सीटों में से एक इनकी भी जीती हुई है, तो अब ये भी चाह रहे हैं कि हमको एक से ज्यादा सीट मिले लड़ने के लिए। इनकी बात भी सुन लीजिए। मेरे साथ बाबा गोरखनाथ मौजूद हैं जिन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव अवधेश प्रसाद के खिलाफ लड़ा था। क्या शिकायत आपने दर्ज कराई थी उस वक्त और अभी फिलहाल क्या है मामले में? उस समय जब 22 में हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद ही मुझे सूचना मिली कि अवधेश प्रसाद ने जो कागज, हम लोग जब विधानसभा लड़ते हैं तो जो नोटरी होती है, उसी नोटरी के आधार पर, उसी कागज के आधार पर हम लोग वहाँ कसम खाते हैं एसडीएम मजिस्ट्रेट के सामने। तो मैंने जब उसको कागज को चेक कराया तो बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि वो 6 साल पहले ही उसका लाइसेंस निरस्त है। तो अगर निरस्त है तो एक तरीके से अपराध हुआ। तो मैंने ये बात का संज्ञान जो है खुद स्वयं लिया और अपने वकील साहब से, अधिवक्ताओं से राय मशवरा करने के बाद आदरणीय रुद्र जी से, जो हमारे वकील साहब हैं, संदीप जी हैं, इन लोगों से हमने राय मशवरा करके उस पर तत्काल जो है मुकदमा किया और कोर्ट ने उस बात को माना। उसकी सुनवाई चल रही थी, पर जब अवधेश प्रसाद जी ने वहाँ इस्तीफा दे दिया तो इस बात का कोई बहुत इशू मुझे दिख नहीं रहा था। अब शायद उसी को संज्ञान लेकर चुनाव आयोग ने जो रोक लगाई है, आज मैं अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट जाऊंगा और उस याचिका को विड्रॉ कर लूंगा, वापस ले लूंगा। सर, आपने पिछली बार मझुआ और कटहरी चुनाव में उपचुनाव लड़ा था, तो इस बार भी उपचुनाव की घोषणा हुई है, क्या आप लोग दोनों सीट मांग रहे हैं बीजेपी से? देखिए, मझवा और कटहरी हमारे सिंबल पर चुनाव वाले लड़ा था, लेकिन हम लोगों ने 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ा था और एनडीए के साथ रहकर एक विशेष जीत की। मैंने 15 सीटें ली थी, उसमें 11 हारी हुई सीटें ली थी और उसमें 9 सीटें मैंने ऐतिहासिक दर्ज कराई है। तो हम जीत दर्ज कराने के लिए आए हैं, तो इसलिए हम लोग 9 सीट पर जीत दर्ज, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों का सम्मान करती है। जो बातचीत में हुआ माननीय प्रदेश अध्यक्ष से कर, उन्होंने कहा नहीं, निश्चित रूप से सहयोगी दलों का सम्मान किया जाए। तो आप फिर से दोनों सीट की डिमांड करेंगे या फिर सिर्फ मझुआ पे मान जाएंगे? नहीं, अभी तो फिर दोनों है और कोई फैसला रहेगा, बातचीत में कोई नया चीज़ आता है डेवलपमेंट हो तो बैठ के हम लोग दोनों मिलके काम करेंगे। हम लोग सीट नहीं, महत्वपूर्ण जीत है। मिल्कीपुर में चुनाव नहीं घोषित हुआ, अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि हार गए हैं, हार मान रहे हैं, इस वजह से जो है चुनाव टाल रहे हैं, जंग टाल रहे हैं। तो एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को संवैधानिक जो संस्था है उस पर प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। चलिए, तो बारी तो आई यूपी के उपचुनावों की अब, लेकिन मिल्कीपुर वाला मामला बस सुलझ जाए जल्दी और बाकी 9 सीट के साथ ही चुनाव हो जाए। सुलझना क्या है, ये भी हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारे देश का कानून का पचड़ा फंसा देना, उस सबको दिखाता है।
अरे भाई, जो विधायक सांसद बन गया, या तो आप तुरंत उसको खत्म करते और हमारे न्यायालय मतलब न्यायाधीश महोदय लोग इसमें कितना मतलब कौन सी ऐसी जांच करानी है, एसआई को लगाना है, अंदर जमीन को 200 मीटर खोजना है, क्या करना है? वो मामला भी यह है कि जिस नोटरी ने वो जिस एफिडेविट नोटरी ने तैयार किया किया था, था तो उसका इन्हें एक लाइन की लाइसेंस बात और एक्सपायर इसमें कर देते हैं। जो कैंडिडेट है उसके फैक्ट्स पर तो कोई गड़बड़ है नहीं ना, नहीं, और तो वो नोटरी- उसको नोटरी उसका का सत्यापन पर शक हाँ, हो गया ना। सत्यापन पर शक, लेकिन नहीं, तो अब ये वो तो उसके जब ऊपर जाएगा ना। विधायक ही खत्म हो गया, विधायक भी नहीं रहे उसके बाद तो, और इसकी लास्ट हियरिंग पिछली बार 12 सितंबर 2023 को हुई थी। एक तो मुझे ये इलेक्शन कमीशन का भी नहीं समझ आ रहा, क्या इलेक्शन कमीशन इसमें पार्टी थे? क्या इलेक्शन कमीशन को जब पता था कि 6 महीने से के अंदर चलिए, अब ये मैं तो चुनाव भी कराना है? पॉलिटिकल लड़ाई की बात नहीं, करेंगे। इसका ये होता है, अखिलेश यादव को कहने का मौका मिल गया कि आप डर मैं कह रहा हूं गए। कि इलेक्शन एक कमीशन विधायक के- या सांसद इतना गैर जिम्मेवार है कि ये भी नहीं देख रहा है कि उसके एफिडेविट का कौन साइन कर रहा है, कैसे हो रहा है। ये तो इशू है। आदमी जो जो कह है रहे वो हैं आज ठीक संसद है। पहुंच गया। वो अलग सर, तो पहुंच गया तो हमारे देश का ये दोष है ना अरे व्यवस्था तो वो की। भी तो न्यायालय के सामने हो जाना हो जाता चाहिए ना, था। लेकिन चलिए वो नहीं न्यायालय देखे। से सहमत हूँ, न्यायालय को जल्दी फैसला करना चाहिए तुरंत था। करना चाहिए। अच्छा, मैं इससे अब पॉलिटिकल बात पर आ रहा हूँ ना, जो बात अखिलेश यादव ने की। नहीं, लेकिन मैं इसमें पॉलिटिकल बात में ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, बीजेपी की तो तैयारी चली रही थी, मुख्यमंत्री वहां पर लगे हुए उस पर, उसके बाद माहौल ऐसा बन गया कि बीजेपी के कहने पर या बीजेपी के इशारे पर ये सीट को वो तो कहेंगे। टाल दिया गया, वो तो तो वो एक और गलत तरीके का माहौल और ये उसमें भी बन रहा है ना। सब जगह प्रचारित था कि भाई योगी आदित्यनाथ खुद ये सीट खुद देख रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही थी तो कम से कम अब तो मान लेना चाहिए कि चुनाव आयोग बीजेपी की नहीं सुनता है। क्यों? अरे सुना होता तो ये कहता ही नहीं कि जाके वहां इतनी मेहनत करो, योगी जी से लेके सब जाके वहां इतनी मेहनत कर दिए और फिर भी चुनाव आयोग ने घोषित ही नहीं किया, और खुद भाजपा का प्रत्याशी है। अब सीन क्या है 10 सीटों का, ये बताइए ना। नहीं देखिए, ये मैं मतलब पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि ये कोई चुनाव ऐसा चुनाव नहीं जिससे बहुत कुछ वैसे तय होना हो कि कुछ बहुत अलग सा हो जाएगा। लेकिन ये क्यों प्रतिष्ठित हो गया है? इसमें अखिलेश यादव की सीट है। ये क्यों प्रतिष्ठित हो गया है? क्योंकि फैजाबाद लोकसभा की मिल्कीपुर सीट है। ये क्यों प्रतिष्ठित हो गया है? क्योंकि जहां केशव प्रसाद मौर्य है वहां की फूलपुर सीट है। तो कुल मिला के प्रतिष्ठा के पीछे सीधे सीधे जगहें जुड़ी हुई हैं। और यहां जो इरफान सोलंकी, जिसको आपने कह दिया कि वो योग्य नहीं रह गया, अब उसकी पत्नी को दे दिया, तो सब जगह पत्नी, भाई, बेटा, भतीजा, ऐसे लोग ही आप चुनाव वो लड़ बता रहे हैं जो सबको नहीं, पता है। नहीं, आप ये नहीं बता रहे प्रतिष्ठा किसकी ज्यादा खतरे में है। नहीं, खतरे में तो ज्यादा जाहिर है सरकार जिसकी होगी उसी की होगी, उसकी खतरे में। निश्चित तौर पर। अगर ये इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 के आगे जितना जाएगी, उतना वो ताकत योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे कि देखिए उपचुनाव में हमने ये सीटें जीत कर आपको लाकर दे दी। और जिस तरह से वो ड्राइविंग सीट पर बैठे रहे, तो वो तो सीधे चलिए, सीधे इन दिख 3 रहा है सीट ना। का ही बता दीजिए जो आपने भी बताई। इन पर आप क्या माहौल लगता है आपको? नहीं देखिए, करहल में तो मुझे नहीं लगता है मतलब कोई अखिलेश चमत्कार यादव वाली कुछ सीट। ऐसा हो जाए तो बात अलग है। मिल्कीपुर जब भी अनाउंसमेंट होगा, कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल सकती है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है, सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद का जो व्यवहार रहा, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से किया। दूसरी बड़ी चीज, मोहिद खान का मसला, वो बहुत गंभीर है। और ये दोनों बातें हैं, और इसके साथ जुड़ता है कि योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। फूलपुर भी बहुत कम अंतर से जीती थी। प्रवीण पटेल अभी सांसद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी प्रत्याशी नहीं दिया है। सपा ने तो मुस्तफा सिद्दीकी, मेरे ख्याल से उनको टिकट दे दिया है। लेकिन जितना सिद्दीकी का विरोध हो रहा है, फूलपुर में मुसलमान भी हैं ठीक ठाक संख्या में, जितना विरोध हो रहा है उसमें वो चुनाव निकाल पाएंगे मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि फूलपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो जाएगी। तो क्या सीट को छोड़ दें, इंडिविजुअल, ये क्यों इतनी प्रतिष्ठा की बात हो गई? आप सोचिए 49 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 48 के अनाउंस हो गए हैं उपचुनाव विधानसभाओं के, जिसमें 3 लोकसभा भी है और 48 विधानसभा चुनाव है। लेकिन किसी की चर्चा हम नहीं कर रहे, 9 बिल्कुल ये नहीं कर रहे हैं। तो एक वायनाड की करेंगे। हाँ, वायनाड की अलग से, वो भी एक महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है कि जो लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, उस प्रतिष्ठा को रीगेन करने का ये मौका है योगी जी की लीडरशिप के लिए। इसलिए मतलब मोटे तौर पर, बाकी एक एक सीट का तो जैसे हर्ष जी ने जिक्र किया वो सब ठीक बात है, लेकिन जो वहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, उसको एक पार्शियली रीगेन, परसेप्शन के तौर पर, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है इलेक्टोरली, लेकिन एक परसेप्शन के तौर पे योगी जी के लिए जरूरी है। इसके बाद अगली लड़ाई उनको 27 में लड़नी है। 27 सही में, हाँ, तो इसलिए कोई वो बड़ा वो फैसला नहीं है। लेकिन प्रतिष्ठा की बात है और परसेप्शन की बात है कि योगी जी को अपना जो दमखम है वो दिखाना है। इस पर बोलेंगे कि मैं वायनाड पे चलूं?
नहीं, आप चाहेंगे तो बोल देंगे, तो आपकी चाहत पर निर्भर है। आप सूत्रधार हैं, आप सूत्र हैं। अब आप कोई ऐसी बात बताइए जो मतलब लोगों को नहीं, नई बात देखिए मालूम चले। देखिए, ये तो देश की दृष्टि से मिल्कीपुर या अयोध्या जो है ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि देश ने एक सांस्कृतिक क्रांति के रूप में करवट लिया था। भाजपा के अपने निराशा विद्रोहियों के कारण जो कुछ वहां हुआ है उससे देश सकते में है। हरियाणा में थोड़ा उसका असर दिखा है मिल्कीपुर और अयोध्या का, और वो उसका तो इसलिए वहां भी असर दिखेगा। उस सीट को हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को जीतना पड़ेगा, ये बात अब तय। तभी योगी आदित्यनाथ वहां लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीती थी, जीतने की संभावना है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने जैसे लोगों के बाकी चीज चुप रह जाते कि अयोध्या में हमने बीजेपी को हरा दिया, यहां तक तो समझ में आती थी, लेकिन अयोध्या के विचार को हरा दिया, ये अयोध्या के राजा है। तो आदमी के जले पर जब आप नमक छिड़कते हैं तो एक एक आदमी को अखरता है कि ये गलती हो गई हुई है। तो इसलिए देश भर में जो हिंदुत्व के समर्थक है अयोध्या के, उनको बार बार लग रहा है कि ये कांटा जो है हमारे हृदय में सूल की तरह है, इसको निकालना पड़ेगा। तो ये भाव है, अब उस भाव का प्रकटीकरण वहां किस रूप में होगा ये देखना होगा। अच्छा, अब वायनाड की चर्चा भी कल से दोबारा चल पड़ी, उसमें वैसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर बताया जा रहा है कि ऐसी जगह पर जहां पर हिंदू 50% से कम है वो सीट लड़ने जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। सुनील जी, देखिए, जब राहुल गांधी ने वायनाड से इस्तीफा दिया था तभी ये घोषणा कर दी थी कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, और राहुल गांधी को सबसे सुरक्षित सीट जब देखना थी 2019 के चुनाव में तो उन्होंने वायनाड सीट को ही चुना था। जब कहा गया था कि ये सीट, देखिए 2008 की सीट बनी हुई है और तब से लगातार वायनाड सीट कांग्रेस ही जीत रही है। वहाँ जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन है और जिस तरीके से कांग्रेस का वहाँ होल्ड रहा है, तो ये तय था कि प्रियंका गांधी को किसी सुरक्षित सीट से उतारना है। फिर वायनाड से घोषणा कर दी गई, प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मैं वायनाड से चुनाव लड़ूंगी, तो यह तय कि वहां से चुनाव जीतेंगे। बस अब ये देखना है कि वहां से क्या एनी राजा फिर चुनाव लड़ेंगी क्या इस बार। उस बार तो राहुल गांधी को चुनौती दी थी एनी राजा कुछ ने। इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बाय इलेक्शन में, या आपको मामला नहीं, वायनाड से कोई इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। वायनाड से, हालांकि जिस तरीके से वायनाड में जिस तरीके से जो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और जिस तरीके से एक सब बह गया था, लैंडस्लाइड हुआ था, जिस तरीके वहां पर हुआ था, वो एक प्रश्न राहुल गांधी पे भी खड़ा रहा कि 5 साल वहां के सांसद रहे, आपको वहां से कई बार कहा गया था कि इस तरह की चुनौतियां, वो उसको आपने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या वो एक बड़ी भूमिका निभाएगा इस चुनाव के अंदर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने नजरअंदाज किया था। लेकिन जब एक तो गांधी परिवार का सदस्य, फिर दूसरा बाय इलेक्शन, फिर वो सीधा टक्कर मोदी से वाला मामला हो जाता है ना। नहीं, ठीक है, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, या वो किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वहां चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए वो सीट आसान रहेगी। तो प्रियंका गांधी वहां से चुनाव जीतेगी। लेकिन अब ये देखना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा खड़ी हुई थी, तो क्या फिर वो खड़ी होगी? पोस्टर लग गए, देखिए वायनाड में मुस्लिम वोट क्या इसी तरह मुद्दों पर जाता है क्या? ये जाता है क्या देश में? मुसलमान बहुल लोकसभा है। राहुल जी भी जब संकट काल में आए तो संकट काल में वायनाड याद आया, इसलिए कोई ये वाली बहस हो नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर मुसलमान सोचें कि राहुल गांधी रोज रोज कहते हैं जाति गणना, हालांकि इधर थोड़ा सुर कमजोर पड़ा है, झटका मिला है तो, लेकिन जरा सोचिए जहां सबसे ज्यादा मुसलमान, वहां उनको क्यों नहीं, किसी मुस्लिम को नहीं दे सकते थे? क्या कांग्रेस पार्टी में एक भी ऐसा मुसलमान प्रत्याशी नहीं जिसको वहां चुनाव लड़ाया जा सकता? ये जरूर सवाल उठता है। बाकी कोई चुनाव में कोई दम है, अब ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो SDRF और NDRF के पहले और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां राहत कार्य कर रहे थे, सेवा भारती के लोग लगे हुए थे, उसकी वजह से वोट कोई मिल जाएगा तो फिर आप थोड़ा गलत नहीं। वैसे मुस्लिम बहुल सीट नहीं है सर, वहां पर क्रिश्चियंस भी हैं अच्छी खासी तादाद में। मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस 50% के ऊपर है। तो बीजेपी क्रिश्चियंस की जब कहते हैं, किसी का भी बहुल जब कहते हैं तो उसका परसेंटेज एक सबसे ज्यादा है। आई थिंक हिंदूज है, नहीं, हिंदू सबसे ज्यादा है वैसे उस आबादी को हिंदू की तरह नहीं रहता ना। अभी तो हम लोग टीवी पे ये तो फिर दिखाते हैं, किसी भी तरह से आप तर्क अभी दे तो आप सकते केवल केवल न्यूमेरिकली बात कर रहा हूं। मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद क्रिश्चियन है, उसके बाद हिंदुओं में तो अलग अलग है ना भाई। अच्छा, उस हिंदू लिहाज एक से कहाँ होता है, हिंदू एक कहाँ होता है उस लिहाज, मतलब ये समझ नहीं तो एक तो हिंदू एक करने पर काम कर रही है कि नहीं कर रही भाजपा, दूसरा क्रिश्चियन समुदाय के अंदर काम कर रही भाजपा वहां पर नहीं काम कर रही है। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहां लड़ाई देती रही है, लेकिन जैसे अभी तक तो ट्रायंगुलर फाइट होती थी। अब क्या इस बार जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां से CPI लड़ती है, तो क्या वो पूरी तरह से खुला मैदान दे देंगे? अगर वो दे देंगे तब तो फिर और कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अगर वो लड़ेंगे ताकत के साथ तब भले उसमें कुछ थोड़ा सा रोचक। सांसद ने 2009 से लेकर 2019 तक जो वायनाड से सांसद थे, उन्होंने राहुल गांधी को ऑफर दिया था कि आप मेरे सीट से चुनाव लड़िए।
उनका ऑफर स्वीकार किया राहुल गांधी और वायनाड से लड़े गए। तो अब जब आपने सीट खाली कर दी तो जिस सांसद ने आपके लिए सेक्रीफाइस किया था 2009 से 19 सांसद रहे थे, आप उन्हें चुनाव लड़वा देते कि ठीक है आपने मेरे लिए सीट खाली की थी, अब मैं सीट खाली कर रहा हूं, आपकी सीट आपको वापस दे रहा हूं। नहीं, लेकिन अब तो ये देना चाहिए ना आप प्रियंका गांधी। ये तो डेमोग्राफी निकाली रिलीजन वाइज जो है हिंदू जो है 49.48% है, इस्लाम मुसलमान जो है 28.65% है और क्रिश्चियन है 21.34%। वो हिंदू को 49% मान ही नहीं है ना। तो मैं भी ये कह तो रहा पूरे हूं देश भाई। में भी आप कह सकते हो, फिर तो इसमें बहस ही क्या है। नहीं सर, अभी आप बहस करेंगे और 28% अच्छा, महाराष्ट्र में सर कौन हिंदुस्तान में तो ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उत्तर प्रदेश में भी हैं जो 40% 45% तक मुसलमान है, हाँ, तो मुस्लिम आंध्र प्रदेश बहुल में भी और है, बीजेपी जीतती है वो। और वो मुस्लिम बहुल बीजेपी है। जीत रही है सीटें, बीजेपी सीटें जीत रही है। मुझे जब आप लगता है- नहीं जीतते तब आप मुस्लिम बहुल कहते हैं। मैं पिछली बार भी बताया था कि आप 2019 तो के किशनगंज भी जीते हो, शायद 70% है वहाँ। नहीं 2019 30% मुसलमान है वहाँ। 19 में हिंदुओं को अगर 2019 आप में बीजेपी 70 में से 38 मुस्लिम बहुल सीटें जीती। तो नहीं मुस्लिम बहुल जब मुस्लिम बहुल 70 में से 38 कहते हैं तो 20, 22, 25, 28, 30 मुसलमान है और 60, 62, 68 हिंदू है। यहां 50% के नीचे हिंदू है नंबर 1। नंबर 2 क्रिश्चियन 21% है। और जब इनको हम जाते हैं हिंदुओं में बात करते हैं तो वहां का वो समीकरण मेरे ध्यान में नहीं बता सकता, लेकिन जैसे आप दूसरी जगह जाएंगे तो अभी महाराष्ट्र चर्चा करेंगे ना, तब आप बताएंगे ना, मराठा है, ओबीसी है, धनगर है, कौन समाज से आ गया, दलित है, सब बताएंगे ना। तो सर वही तो मैं बात कर रहा हूं, साफ साफ बात कर रहा हूं, तो अब उसको आप लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। नहीं, बात तो यही होगी। मुस्लिम वोट एक सर, मुश्त सर, जाता है, इसीलिए वो क्रिश्चियन गए। वोट नहीं, एक मुश्त जरा एक जाएगा। डाट- लेकिन नहीं, ठीक है, विजय लेकिन जी, ये विजय इसको जी, मुस्लिम वायनाड बहुल सीट जिला तो है, नहीं सुनिए कहेंगे ना, ना। वायनाड जिला है, ठीक है। अगर आप लोकसभा में और जो मैं जब कह रहा हूं कि मम्मलपुर का मुस्लिम क्षेत्र है, बहुल नहीं, सीटें भारतीय 40, जनता पार्टी 45% जीत दोनों है। रही है। नहीं, हाँ, जीत सकती नहीं है। नहीं भाई, मैं ये सुनिए नहीं ना कह रहा हूं डाटा, नहीं अरे जीत डाटा नहीं, ये सुनिए सीट ना। जीतेगी कि नहीं वो जीतेगी? वायनाड एक-एक जिला का करके। डाटा है 28%, जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें हिंदू मुसलमान दोनों का परसेंटेज बराबर है, 40 के आसपास दोनों है। अच्छा, मालापुर का तो क्षेत्र, और मुश्किल हो मम्मलपुर गया। का क्षेत्र आया है ना वो, इसलिए लोकसभा वहां जो है 41, 42 के आसपास वहां मुसलमान है, 41, 42 के पास हिंदू परसेंटेज है लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से। वायनाड जिले का वो है, ठीक। ये वायनाड जिला नहीं ना है, तो और सेफ हो गया उनके लिए, तो और इसलिए safe वहां हो गया। मुस्लिम बहुल नहीं, हम उसको लोग तो माना कह ही रहे हैं, जाएगा, उसको वन सेफ में साइडेड। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक आपको बहराइच से भी एक खबर जो आई है वो बता दें। बहराइच में कल परसों जो हत्या हुई और उसमें रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की जान गई, उसको गोली मार करके, चाकू मार करके हत्या हुई थी, ऐसा अभी तक सुन रहे थे हम लोग। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। दिल दहलाने वाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ अंश मेरे पास हैं, वो मैं पढ़ रहा हूँ। मृतक रामगोपाल यादव की मौत, उसमें एक वजह सर पर चोट लगना भी है। 22 छर्रे लगे थे रामगोपाल को, सीने से लेकर चेहरे तक छर्रों के निशान हैं, पैर पर चोट के निशान हैं। ये हो सकता है कि घसीटने की वजह से चोट आई हो। 12 बोर के वेपन से गोली चली है और उससे उसकी मौत हुई है। शॉक एंड हैमरेज ये भी बताया जा रहा है, यानी ज़्यादा खून बहने की वजह से मौत हो सकती है। सर पर किसी बहुत भारी वस्तु से प्रहार किया गया है। अब कोई मतलब बड़ा पत्थर वगैरह ऐसी कोई चीज़ से हो सकता है उसके सर पर मारा गया हो। और ये जो बंदूक थी, बंदूक या पिस्तौल, ये 12 बोर की का जो वेपन है, ये लाइसेंसी बंदूक थी आरोपी अब्दुल हमीद की, जिसका ये घर है, उसका लाइसेंसी वेपन था ये। और ये फरार है। इसके दोनों बेटे सरफराज और फ़हीम ये भी फरार हैं। और ये जानकारी आ रही है कि हो सकता है ये नेपाल में छुपे हुए हों। नेपाल में इनके जो कुछ रिश्तेदार हैं वो रहते हैं। त्रिपाठी जी, देखिए, इस पर तो हम क्या ही बात करें। बड़ा मतलब पीड़ा अपनी जगह है, थोड़ा शर्म भी आ रही है कि भारत में एक बड़ा वर्ग है जो राम गोपाल मिश्रा के किसी घर में घुसकर उसकी छत पर लगे हरे झंडे को निकालने को ही चर्चा कर रहा है। पिछले 2 दिनों से सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा एक बड़ा वर्ग कर रहा है। और आप लोग उस वर्ग को पहचानिए जरूर। बिल्कुल वो गलत काम है, किसी के घर पे कोई झंडा उतार देना ये कतई ठीक नहीं है। लेकिन झंडा उतार देने पर इस तरह से निर्मम तरीके से मार देना, कुछ जो चीजें मेरे पास नहीं थी, नाखून निकाले गए हैं, नाखून निकाले गए, करंट लगाया गया है। और कमाल की बात देखिए, जब उस बच्चे की मां ने, जो बच्चा मतलब रहा नहीं, उसकी मां क्यों झूठ बोलेगी? उसने जब कहा कि प्लास से नाखून उखाड़ा गया है, तो ढेर सारे लोगों ने, जो खुद को सेकुलर कहते हैं, वो फ्रॉड सेकुलर जमात ने कहा कि अरे झूठ बोल रहे हैं। और ये छर्रे जिस तरह से लगे हैं, वो तो लगता है कि 12 बोर का ही इस्तेमाल किया गया होगा, चाहे वो तमंचा हो, बंदूक। अब आ गया कि लाइसेंसी बंदूक है, क्योंकि 12 बोर के ही छर्रे छिटक कर जाते हैं। दूसरी जो गोली होती है वो तो सीधे लगती है, आर पार हो जाती है। लेकिन उसको गोली मारना एक चीज है,
उसको तड़पा तड़पा कर मारा गया है। उसको उस परिवार के जितने सदस्य रहे होंगे या दूसरे जो सदस्य रहे होंगे, उन्होंने उसके सर पर मारा, उसके शरीर पर घाव है, उसको गला दबाया गया, उसको गोली मारी गई, उसको प्लास से उसका नाखून उखाड़ लिया गया। ये ऐसा है जिसके बाद हर नेता को कुछ और बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें अखिलेश यादव क्या बयान देते हैं, देश के दूसरे नेता क्या बयान देते हैं, जो फ्रॉड सेकुलर जर्नलिस्ट हैं वो क्या बयान देते हैं, और किस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है। एक तो बाकायदा जो फैक्ट चेकर के नाम पर फर्जी आदमी, उसने तो शुरुआत ही यहां से की कि ये हुआ और अंत में उसको गोली मार दी गई। यानी आप वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखाएगा कभी। नहीं दिखा रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं। और कमाल की बात यह कि एक बड़े नेता, मैंने उसको डाला तो एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, उन्होंने लिखा कि आपने इसमें वो नहीं देखा, कह रहे पत्रकारिता के नियमों का पालन नहीं हुआ है। अरे भाई, आपके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आपके सामने उसी खबर में है, फिर भी आप उसको मानने को तैयार नहीं। मतलब ये जिसको कहते हैं ना, डराता है। हर लिहाज से बहुत दिल दहलाने वाली बात है। हत्याकांड है और जितनी रिपोर्ट है उसके हिसाब से मतलब कोई एक आदमी ने ये हत्या नहीं बिल्कुल की नहीं सर, ये ग्रुप है, मल्टीपल नंबर। बताइए, आंख के पास नुकीले चीज से किए गए घाव है। वो कल पिक्चर भी, वो फोटो भी देख रहे थे, तस्वीर उसमें भी दिख रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जघन्य हत्याकांड। और जो बात हो रही है कि भाई झंडा हटाने वाली बात, मतलब उस पर कोई सहमति नहीं होगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी क्या सजा हो सकती है वो बात है। लेकिन इसमें फिर से मैं बात आएगी कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात एक बार पहले भी गई थी, फिर कहना बताना जरूरी है। जो तेलंगाना में हुआ था वो तो वीडियो में कैप्चर है। वो भी एक आदमी जो है वो मंदिर में घुसा, मूर्ति पूरी तोड़ करके नीचे गिरा दी, लातों से मारा है, उसको भी पकड़ के पीटा लोगों ने, लेकिन पुलिस के हवाले किया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस के हवाले किया जा सकता है। लेकिन फिर से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये घटना कोई 1 मिनट में 2 मिनट में नहीं हो गई होगी। और जब वो जुलूस वहां निकल रहा है तो पुलिस वहां पर है और वो लड़का ऊपर चढ़ा है, फिर गायब हुआ है, तो उस समय पुलिस अगर सही मौके पर कोई एक्शन लेती, मुझे नहीं पता इसमें तो है लापरवाही तो साफ दिख रही है, तो शायद कुछ सीओ को भी हटाया गया है। स्थानीय स्तर पर पुलिस की भयानक लापरवाही है। हो सकता